नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्त लोगों को, सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं को एवं उन तमाम लोग जो इसको देख रहे हैं उनको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको याद दिलाता हूं, चलते भी गए कहते भी गए, चलते भी गए कहते भी गए, आजादी के परवाने, अरे जीना तो उसी का जीना है जो वतन पर मरना जाने, जो वतन पर मिटना जाने। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है। आज जो ये वीडियो बन रही है सिर्फ उन छात्रों के लिए नहीं जो छात्र एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें अपने देश से मोहब्बत है, जो भारत माता से प्यार करता है, अपने देश के संविधान को जानना चाहता है, अपने गणतंत्र को जानना चाहता है, अपनी आजादी को नजदीक से देखना चाहता है। उन तमाम लोगों के लिए यह क्लास या वीडियोज है। अतः आप लोग पूरी तरीके से अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन सब में डिफरेंस पैदा हो सके। मैक्सिमम बच्चों से, मैक्सिमम लोगों से आप पूछेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में, स्वाधीनता दिवस के बारे में, संविधान दिवस के बारे में, अंगीकृत दिवस के बारे में और गणतंत्र दिवस के बारे में कि आखिर इन सारे वर्ड में क्या अंतर है। इसके अंतर को बताइए तो 95% लोग नहीं बता पाते हैं कि आखिर स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस, संविधान दिवस, अंगीकृत दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग तो थोड़ा सा स्वतंत्रता दिवस के बारे में और गणतंत्र दिवस के बारे में बता भी देते हैं, लेकिन संविधान दिवस क्या है, अंगीकृत दिवस क्या है, वह कब मनाया जाता है, कब शुरू हुआ था, क्यों मनाया जाता है, इन सारे पहलू पर कोई जानकारी नहीं है। अतः मैंने काफी प्रयास किया है, काफी मेहनत किया कि इस वीडियो के माध्यम से इन सब के अंतर को मैं बता दूं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, चाहे वो छात्र हो या अदर कोई लोग हैं जिन्हें मोहब्बत है अपने भारत माता से, मोहब्बत है इस तिरंगा से, तो वो लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे। आइए हम अंतर बताते हैं कि आखिर इन सब में अंतर क्या है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए मेरे दोस्त, लिखा हुआ है स्वतंत्रता दिवस, यानी स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम, यानी जब हम आजाद हो गए, जब हम पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था नहीं थी, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे, तो उस दिवस को क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। यानी हम लोगों ने अंग्रेज के चंगुल से मुक्त हुए थे, इसलिए इस 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। ये सारे लोगों को पता होगा, इसके पीछे का काफी लंबी इतिहास है जो सभी लोगों को पता होगा। आज मेन रूप से इन सब के बारे में हमको जानना है। तो ये क्लियर हो गया कि स्वतंत्रता दिवस जो है ये 15 अगस्त 1947 को, चूंकि हमारी देश आजाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्र पर्व के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब बात करते हैं आपसे स्वाधीनता दिवस के बारे में कि हम लोग स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं और कब से मनाया स्टार्ट हुआ था और कब तक मनाया गया था, उस पर आप गौर कीजिएगा। यह स्वाधीनता दिवस जो है यह भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन यह स्वाधीनता दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी से। कब? 26 जनवरी 1930। एकदम ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, एकदम इस चीज को समझिए, जानिए, क्योंकि आपके देश की चीजें हैं। हम लोग स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, अंगीकृत दिवस, संविधान दिवस, सारे दिवस मनाते हैं। किस रूप में, कैसे मनाते हैं, इसको गौर कीजिएगा। ये जो आपका 26 जनवरी है 1930 से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं, और कब तक मनाए, आपका 26 जनवरी 1950 तक लगातार जो है हम इस चीज को मनाते आए। और जब 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से, तब से हम लोग उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और जब तक ये सूरज चांद रहेगी तब तक हम लोग स्वतंत्रता दिवस और इस गणतंत्र दिवस को मनाते रहेंगे। ऐसा हम सभी लोग संकल्प लें, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को लगातार मनाते रहेंगे। तो अब यह जान गए कि 26 जनवरी 1930 से पहली बार स्वाधीनता दिवस जो है इसको मनाना स्टार्ट किया गया था, और यह लगातार मनाया जाता था प्रत्येक वर्ष। जब गणतंत्र दिवस मनाने लगे तब से यह रेगुलर हो गई गणतंत्र दिवस के रूप में। अब क्यों मनाया, इसके बारे में समझिए। 1929 ईस्वी में क्या हुआ बाबू,
कि आप लोग जानते हैं कि पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो कांग्रेस के माध्यम से हमारे देश की इनडायरेक्टली शासन व्यवस्था होती थी। डायरेक्ट तो अंग्रेज ही शासन करते थे, लेकिन कुछ इन कांग्रेस की बातों को भी रखा जाता था। तो कांग्रेस का 1929 ईस्वी में लास्टली दिसंबर में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। तो उस लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग जान रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री साहब हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी लाहौर अधिवेशन में सबसे पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग किए थे, जिसकी मांग को तत्काल दबा दिया गया था। लेकिन ये लगातार इन लोगों के प्रयास से ये अपनी बात पर अडिग रहे और ये लोग मान गए अंतोगत्वा कि हम लोग स्वाधीन हो गए, और वो डिसाइड किए कि 26 जनवरी को जो है हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो थोड़ी टाइम लगी, चूंकि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो थोड़ा सा इंतजार वो किए और 26 जनवरी के दिन ये घोषणा कर लिए ये लोग अपने से कि हम लोग स्वाधीन हो गए। अतः 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाते हैं? तो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अगला बात करते हैं संविधान दिवस के बारे में कि संविधान दिवस जो है ये कब मनाना शुरू हुआ, ये कब, तो ध्यान दीजिएगा आपका संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। आपके इस संविधान को बनने में पता है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा है। कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा, यानी समझिए लगभग जो है हम लोगों के संविधान को बनने में 3 वर्ष समय लगा था। मात्र 3 साल में 12 दिन कम हुआ रे बाबू। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन मतलब 3 साल में मात्र 12 दिन कम है। कैसे इसको याद रखेंगे? तो 3 साल में क्या करना है, 12 दिन घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होता है, तो 3 साल में 12 दिन जैसे घटाइएगा कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हो जाएगा। याद हो गया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और यह संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन यानी 26 नवंबर के दिन ही क्या हुआ था कि राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में और भी बहुत सारे मेंबर्स थे, उन लोगों के द्वारा संविधान के कुछ भागों को लागू किया गया था। कब? पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हुई थी। पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। एकदम इस मुद्दा पर ध्यान दीजिएगा। संविधान पूर्ण रूपेण आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जैसे कि हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, और मनाते रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी, जब तक सूरज रहेगा, जब तक आकाश रहेंगे, और हम लोगों के खून का एक एक कतरा भी जिंदा रहेगा। तो इस दिवस को हम लोग लगातार मनाते आ रहे हैं और भविष्य में भी लगातार मनाते रहेंगे। तो ये 26 जनवरी के दिन क्या हुआ? जब संविधान बनकर कंप्लीटली तैयार हो गई, तो उसी दिन क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू और लोगों के अध्यक्षता में क्या हुआ कि इसके कुछ भागों को, जैसे नागरिकता को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, कुछ पार्ट्स को क्या किया गया? उसी दिन लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर के दिन जो है कुछ चीजों को लागू किया गया था, इसलिए इसको अंगीकृत दिवस कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी ने भी पूछा है कि भारतीय संविधान का अंगीकरण कब हुआ? लोग आंसर कहते हैं 26 जनवरी, चल जाता है बोरा में। याद रखिएगा भारतीय संविधान का अंगीकरण जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को अंगीकृत दिवस कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ये कंप्लीटली बनकर तैयार हुआ था। और कितने टाइम लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। ये कुल मिलाकर बनकर तैयार था। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में और 26 नवंबर को अंगीकृत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कहेंगे सर उसी दिन क्यों नहीं लागू किया गया पूरा? तो चूंकि किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए
एक प्रमुख होना चाहिए था, एक मुखिया होना चाहिए था। अतः जो आपके देश में भी राष्ट्रपति साहब हैं, उनका चुनाव नहीं हुई थी। तब तक चुनाव प्रक्रिया में लोग लग गए कि राष्ट्रपति साहब का चुनाव हो जाएगा, इसके बाद हम संविधान को पूर्ण रूप से क्या करेंगे, लागू कर देंगे। तो फिर क्या हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और 24 जनवरी को उनको राष्ट्रपति घोषित किया गया, उनका चुनाव हुआ और 26 जनवरी के दिन 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसलिए भारतीय संविधान चूंकि 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 में, तो आपका क्या क्या बच गया समझिए। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते थे, तो 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस मनाने लगे, तो आपका दोनों पर्व एक साथ हो गया। क्योंकि ये 30 साल ये पर्व मनाए थे, यदि छोड़ देते तो बड़ा मामला गड़बड़ा जाता। तो सोचा गया कि कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि वो भी मन जाए और ये भी मन जाए। तो 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, जबकि संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन लगभग 2 माह के बाद आपके संविधान को लागू किया गया। इस बीच तब तक चुनाव की प्रक्रियाएं लाई गई, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो बिहार की आन बान और शान है, वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, नहीं, उनको सशक्त नमन है, ग्रेट सैल्यूट है भारत के बिहार के इन तमाम उन नेताओं को जिन्होंने भारत की आजादी में, या भारत के उन तमाम नेताओं को जो भारत माता को आजाद कराने में अपना जान निछावर कर दिए, उनको ग्रेट सैल्यूट है, ग्रेट सैल्यूट है, ग्रेट सैल्यूट है। तो ये क्या हुए, 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाए गए और 26 जनवरी के दिन क्या हुआ कि भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। यानी उस दिन क्या हुआ, पूर्ण रूप से जो है भारत क्या हो गए, उस दिन भारत जो है का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसलिए भारतीय संविधान का जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 26 जनवरी को। उम्मीद करते हैं ये चारों डाटा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। कब स्वाधीनता दिवस का, किसी से पूछकर देखिएगा, चला कंफ्यूजन बहुत होती है, नहीं, इसलिए वीडियो हम आप लोग के लिए बनाए ताकि बच्चे को भी पता चल जाए और उन तमाम लोगों को यह चीज समझ में आ जाए जिन्हें भारत माता से मोहब्बत है कि स्वाधीनता दिवस, जिसको आप मिनी आजादी कहते हैं, यह मनाया गया 26 जनवरी 1930 से। संविधान दिवस 26 नवंबर, अंगीकृत दिवस 26 नवंबर और गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी। अब आते हैं इस मुद्दा पर कि आखिर संविधान है क्या। ये जो संविधान की पुस्तक आप देख रहे हैं, ये संविधान है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान का मतलब होता है निश्चित नियमों का संग्रह, निश्चित नियमों का संग्रह। समझिए, जहां पर एक निश्चित नियम रहता है, उस निश्चित नियमों का संग्रह जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यानी वैसे निश्चित नियमों का संग्रह जिसके आधार पर चाहे वो कोई भी देश हो, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए। तो भारत आजाद तो हो गया था 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन आखिर यह किसके शासन व्यवस्था में चलती, यह किसी को पता ही नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, पहले आप अपना संविधान बना लीजिए, तभी हम पूर्ण रूप से यहां से जाएंगे। तो इस बीच में हमारे देश के महान नेताओं ने, महान हस्तियों ने अपने संविधान को काफी बढ़िया तरीका से बनाया, सजाया। कई एक समिति का गठन किया गया और सेंट्रल हॉल में उसकी मीटिंग हुई। सारे बात क्लियर जब हो गए, जब हमारा संविधान लागू हो गया, तब उसके बाद क्या हुआ, आपका 1952 में पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। अतः संविधान जो है बनकर जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हमारे यहां हो गए, तब हम लोग अपने संविधान के अंतर्गत काम करने स्टार्ट किए। अतः हम पर शासन कौन करती है, तो भारतीय संविधान करती है। अतः संविधान निश्चित नियमों का वैसा संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। क्लियर ना, संविधान क्या है, क्लियर हो गया कि निश्चित नियमों का वैसा संग्रह जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसी को संविधान कहा जाता है। अब इस संविधान का गठन कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, इन सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप ये देख रहे होंगे, ये आपका सेंट्रल हॉल, ये वर्तमान संसद जो है उसके सेंट्रल हॉल है। और पहली बार जो मीटिंग हुई थी भारतीय संविधान को बनाने में, वह मीटिंग इसी सेंट्रल हॉल में हुई थी। और इसका गठन कब हुआ, तो ध्यान देंगे, आपका जो है ये भारतीय संविधान का जो बैठक है वो स्टार्ट हो गया था, कब पता है, 9 दिसंबर 1946 को। यानी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर
1946 को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 जो है इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्त? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और वो कहां हुआ था पता है? संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को इसी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ था। कहां पर हुआ था? आपका संसद भवन के इस सेंट्रल हॉल में हुआ था। और इसी सेंट्रल हॉल में उस दिन जो है उस सभा के अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे उन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। अतः डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं इनको क्या माना जाता है? तो संविधान सभा का जो है ये अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि पहली बार अध्यक्ष जो यही बने थे, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। कौन अध्यक्ष है भाई? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। और जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें राजेंद्र बाबू को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें माना जाता है? तो राजेंद्र बाबू को माना जाता है। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं ये माने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो आप हैं ये हैं डॉक्टर BN राव। आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर BN राव, यानी डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव का नाम आपने सुना होगा। ये डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव साहब जो हैं ये संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार हैं। तो इन लोगों के काफी योगदान से आपके भारतीय संविधान का क्या हो गया? गठन हो गया। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सेंट्रल हॉल में जब इसकी बैठक हुई थी तो इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर को जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। तो जब देखिए यहां पर हुआ क्या प्रॉब्लम कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। ये सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में चल रही थी। राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा आंदोलन था। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो इन दोनों से ब्रिटिश सरकार काफी दबाव में आ गई। नहीं, मन में सवाल आता होगा कि सर आखिर संविधान बनाना क्यों पड़ा? तो इसको समझिएगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और उस राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ कि विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इन दोनों के प्रेशर से ब्रिटिश सरकार काफी दबाव में आ गई और उस दबाव में आने के कारण वो क्या किए, वो अंत में तंग आकर बोले कि अपने, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लीमेंट एटली साहब थे, तो क्लीमेंट एटली साहब ने क्या किया, अपनी पार्टी से 3 लोगों को भारत भेजे। किनको किनको? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर को। तो इन 3 लोगों को क्या किए, वो भारत भेजे, जिसको आप कैबिनेट मिशन कहते हैं। ध्यान देंगे, ने ब्रिटिश गवर्नर जब काफी परेशान हो गया तो क्लीमेंट एटली साहब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने क्या किए, 3 सदस्य को भारत भेजे थे। और यही तीनों सदस्य जो है किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मिशन। चूंकि कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत का संविधान बना था। याद रखिएगा, ये कैबिनेट मिशन जो रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नर को पहुंचाई थी उसी के आधार पे भारत के संविधान का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो इस कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे भाई? 3 लोग थे। नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के ये 3 लोग थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस सबसे हेड थे। अब इन तीनों ने भारतीय लोगों से राय विचार लिया और राय विचार लेने के बाद यह रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को पहुंचाई कि इन लोगों की शासन व्यवस्था कैसे चलना चाहिए। उसमें से चूंकि 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के लिए 1 लोगों की नियुक्ति होती थी, तो उस समय टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य का चुनाव हुआ था। कितने सदस्य का? तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के लिए उस समय कितने लोगों का चुनाव हुआ था। कुछ ब्रिटिश प्रांत का था, कुछ देसी रियासत का था, कुछ कमिश्नरी क्षेत्र का था, कुछ कांग्रेस पार्टी के थे, मुस्लिम लीग के थे, अलग अलग पार्टियों से सब सहमति से जो है 389 लोगों का चुनाव हुआ था। कितने लोगों का?
389 लोगों का। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से कि संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य का चुनाव हुआ था, तो 389 सदस्य का चुनाव हुआ था। जब पाकिस्तान अलग हो गया था इंडिया से, उसके बाद जो है सदस्य की संख्या कम होकर जो है आपका 299 बची थी। लेकिन पहले संविधान सभा के कितने मेंबर का चुनाव हुआ था, तो 389 मेंबर का चुनाव हुआ था। तो इस तरह से क्या हुआ कि संविधान सभा पर लगातार विचार हुई। लगातार विचार होने के बाद फिर 11 दिसंबर को क्या किया गया, आपको राजेंद्र बाबू को क्या किया गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, जिसकी चर्चा मैंने अभी यहां पर की। राजेंद्र बाबू जो है 11 दिसंबर 1946 को क्या हो गए, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए। उसके बाद से संविधान सभा का संचालन होने लगा, इस पर कानून बनने लगी, बहुत सारे कानून बनने लगी। हालांकि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसके बहुत योगदान है हमारे भारतीय संविधान में। अलग अलग देश के संविधान को भी पढ़ा गया, रिसर्च किया गया और उसको भारतीय संविधान में मिलाया गया। अतः वर्तमान में देखा जाए तो भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। अपने देश की संविधान जो है पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के संविधान में सबसे विशाल संविधान है। इसमें इन सारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। अब इस तरह से संविधान आपका बनकर तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 नवंबर के दिन राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में और सदस्य लोगों के सिग्नेचर के माध्यम से कुछ चीजों को लागू किया गया था। इसलिए बोले थे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस और अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाद में चलकर संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी आपको 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो बिहार के आन बान शान है, इनको भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। और ये संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि कई एक समितियां थी संविधान सभा में। तो संचालन समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन के दृष्टिकोण से याद रखिएगा कि राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्योंकि बहुत सारे समिति इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि संविधान में बहुत सारी छोटी बड़ी मुद्दे होंगे, उस पर गंभीरता से विचार की जाएगी और विचार करने के बाद ही कानून बनेगी। तो उस सारी मुद्दा पर विचार करने के लिए कई एक समिति बनाए गए, जिसमें कुछ प्रमुख समिति का नाम आपके सामने है। जैसे आपका संचालन समिति था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। आपका संघ संविधान समिति था, इसमें नेहरू जी जो भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए। फिर आपका सबसे जो मेन था वो आपका प्रारूप समिति था, जो अंतिम फैसला सुनाती थी भारतीय संविधान पर। यह प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। भारतीय संविधान के जन्मदाता माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि जो भी कानून बनी थी सब पर अंतिम हस्ताक्षर जो है ये आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ही होता था। ये भारतीय संविधान के जनक हैं। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष या फिर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल साहब को बनाया गया था। और आपका झंडा समिति जो था इसके अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी साहब। जेबी कृपलानी साहब थे। क्वेश्चन एग्जाम में ये सब कई बार पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर वी.एन. राव थे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपका भारतीय संविधान जो है इसमें कई एक समिति बनाएगी और इन सारे समितियों का जो निर्णय होता था वो अंतिम तौर पर प्रारूप समिति के पास आया था। और ये प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बनती थी। इस तरह से ऐसा इतिहास रहा है आपके भारत की वर्तमान स्थिति का। तो आपको उम्मीद करते हैं कि जितनी भी सारी जानकारी आपको मिला होगा इन सारे दिवस के बारे में आप 100% समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि जिन्हें भी भारत से मोहब्बत है वो एक बार इस पूरी वीडियो को, इस पूरी कहानी को जरूर जाने, जरूर सुने। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।